भगवत गीता में कहा गया है कि गलत करने वाले को सज़ा देना पाप नहीं है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस, आज की कहानी है चंद्रकांत झा की, हमारे देश का एक सीरियल किलर। पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश को देखकर डर जाता है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान था कि जिस कमरे में वो अपना शिकार करता था उसी कमरे में बैठकर खाना बनाता और खाना खाता। जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं थी, अपने किए गए कामों की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो एक मॉन्क की तरह काम था और इसके काम ऐसे थे कि अगर किसी शैतान को दिखाए जाएं, बताए जाएं, तो उसे भी अपने आप पर शर्म आने लगे। इस कहानी की शुरुआत 20 अक्टूबर 2006 से होती है। तिहाड़ जेल में एक अननोन कॉल आती है और फ़ोन पर दूसरी तरफ का इंसान कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक बास्केट में एक लाश रखी है। तिहाड़ जेल दिल्ली का जाना माना जेल है और तिहाड़ जेल के बाद बाहर कोई लाश रख जाए तो ये काम तो किसी निडर इंसान का ही होगा। जब पुलिस जाती है, चेक करती है, तो बिल्कुल सही बात थी। बताई गई फुटपाथ पर ही एक लाश का टॉर्सो रखा हुआ था। टॉर्सो मतलब बॉडी का मेन पार्ट, जैसे चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और बैक एरिया। वो लाश सिर कटी थी, उसका हेड नहीं था, बस टॉर्सो ही था। बास्केट में एक चिट्ठी भी थी और उस चिट्ठी में भर भर के जुडिशियल सिस्टम को गालियां दी गई थी। उस पूरी चिट्ठी को अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो था कैच मी इफ़ यू कैन। जिसने वो चिट्ठी लिखी थी वो पुलिस को शरेआम चैलेंज कर रहा था, मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो तो। चिट्ठी पढ़कर ये साफ समझ आ रहा था कि चिट्ठी पढ़ने लिखने वाले इंसान को बहुत सारे ग्रजेस हैं हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को लेकर। चिट्ठी पढ़ने पर ये अजम्पशन आ रही थी कि लिखने वाला इंसान अपने काम में उसके मुताबिक बहुत माहिर है और पुलिस में इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है कि उसे पकड़ पाए। क्योंकि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती। जब उस 20 अक्टूबर को आई हुई कॉल को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आई है। पुलिस की एक टीम जब उस एसटीडी बूथ के वॉचमैन से पूछताछ करती है तो वॉचमैन के मुताबिक उस दिन एक ही इंसान ने वहां आकर कॉल किया था। पुलिस उस आदमी का स्केच बनवाती है और जब लेटर में लिखे हुए कंटेंट से लिखने वाले के एक्सेंट को देखा जाता है तो समझ में आता है कि एक बिहारी एक्सेंट है, मतलब कि वो इंसान बिहार से होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती क्योंकि वो सिर कटी थी, उसका सिर नहीं था बॉडी का साथ में। चलते ही चलते 25 अप्रैल 2007 में पुलिस को फिर से कॉल आती है। सेम वही आदमी और सेम स्पॉट पर गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी है। पुलिस जाती है, देखती है तो लाश को बहुत टाइट बांध रखा है, इतना टाइट कि पुलिस उसे खोल ही नहीं पा रही। भीड़ में कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा, लेकिन अचानक से भीड़ में एक आदमी निकल कर आता है और बोलता है कि मैं इसे खोल देता हूँ, मेरे पास चाकू है, चाकू के हेल्प से रस्सियाँ काट देता हूँ। और बाद में ये पता चलता है कि जिसने खोला था वही किलर था। पुलिस पर फिर से काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि बार बार कोई उनकी नाक के नीचे आकर एक मर्डर कर रहा है और एक लाश वहाँ छोड़कर जा रहा है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं। एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है इस पूरे मामले में क्योंकि मर्डर करने वाला नॉर्मल इंसान तो था ही नहीं। वो एक साइकोपैथिक सीरियल किलर था क्योंकि वो बार बार सेम उसी तरीके से कत्ल कर रहा था। उस इंसान को अपने काम पर बहुत गुरूर था।
बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो हेडलेस थी। इसी के चलते फिर से गेट नंबर 3 पर एक लाश और एक चिट्ठी वो इंसान छोड़ कर जाता है, और इस बार वो चिट्ठी पर लिखता है कि उस पर एक बड़ा इनाम रखा जाए। पुलिस को वो कहता है कि उस पर तुम लोग एक बड़ा इनाम रखो। क्यों? क्योंकि मैं अब तक 7-8 मर्डर कर चुका हूँ और किसी में इतना दिमाग और दम नहीं है कि वो मुझे पकड़ सके। ये इंसान के एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके मर्डर कर रहा था। इसके साइकोपैथिक ट्रेट्स शो हो रहे थे, इसके लेटर्स के हिसाब से या इसके कत्ल करने के तरीक़ों से, और पुलिस को ये डर था कि ये इंसान सेम यही पैटर्न फॉलो कर कर सेम दोबारा क्राइम करेगा, और पुलिस पर अब प्रेशर था कि जल्द से जल्द इसे पकड़ना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के ध्यान में ये चीज़ें आती हैं कि 1998 में सेम इसी तरह कोई सरकटी लाश तिहाड़ जेल के गेट पर छोड़ कर गया था, और उस मामले में एक सस्पेक्ट को पकड़ा भी गया, लेकिन 3 साल बाद उसे छोड़ना पड़ा और ये केस भी क्लोज़ करना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस का एक खुफिया जासूस पुलिस को बताता है कि जो पुलिस ने वॉचमैन से स्केच बनवाया था, उसी चेहरे का मिलता जुलता आदमी आज़ाद नगर में एक डॉक्टर के पास रेगुलर विज़िट करता है। पुलिस की टीम अगले ही दिन उस डॉक्टर के पास पहुंचती है, और जब पुलिस की टीम डॉक्टर के पास होती है तो कोइंसिडेंटली उस आदमी का कॉल आ जाता है और बोलता है कि अगले दिन की अपॉइंटमेंट फ़िक्स की जाए। जब पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो डॉक्टर बताता है कि इस आदमी का नाम चंद्रकांत झा है और इसकी 5 बेटियां हैं, और 5 बेटियों की डिलीवरी इसी सेम हॉस्पिटल में हुई है और उसी डॉक्टर ने की है। डॉक्टर ये भी बताता है कि चंद्रकांत उसके ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन की सेम लाइन पकड़ते हुए पुलिस डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से पूछताछ करता है, तो पता चलता है कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है और उस कार्ट पर वो सब्जियां बेचता है। कुछ ही घंटों की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस उसके घर जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने पर उस आदमी के चेहरे पे ना ही कोई डर, ना ही कोई शिकस्त, ना ही कोई स्ट्रेस उसके पास कि अभी मैं पकड़ा जा गया हूँ और मेरा सब खेल ख़त्म हो गया है। उसने पुलिस को सब बताने की मान लिया कि वो सब बताएगा, उसने क्यों किया, कैसे किया, पर उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि पुलिस उसे मारेगी नहीं, डराएगी नहीं। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि उस आदमी का नाम चंद्रकांत झा था, उसकी 5 बेटियां थी और वो दिल्ली में रहता था। अपने सीरियल किलिंग के प्रोफेशन को सीरियस लेते हुए उसने हैदरपुर में एक घर ले रखा था किराए पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हर साल में 4.42 मिलियन पीपल बिहार से माइग्रेट करते हैं बेरोज़गारी के चलते हुए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में। यूँ कि ये अलग स्टेट से आए होते हैं तो इन्हें इन बड़े शहरों में आकर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और चंद्रकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में उसने एक वेजिटेबल वेंडर के साथ काम करना शुरू किया था। वो सब्जियों की बोरियां ट्रक पर लोड और अनलोड करता था। एक बार उसने देखा कि कोई गुंडा उस जैसे किसी गरीब इंसान को बिना वजह मार रहा था, तो वो उस मामले में जाकर बीच में कूद पड़ा और उस इंसान को उसने बचाने की कोशिश करी, लेकिन उस गुंडे ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो मौत को वापस छू कर आया। उसने उस रात किसी तरह अपने आप में हिम्मत जुटाई और ख़ुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उस रात उसे ये समझ में आ गया कि पावर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना उस जैसे गरीब के साथ ये दुनिया ऐसा ही व्यवहार करेगी। हॉस्पिटल से आने के बाद उसने मार्शल आर्ट्स सीखे, और एक बार यूँ हुआ था कि
उसका जो जहाँ वो काम करता था वहाँ का यूनियन लीडर उनसे कुछ पैसे लिया करता था और उसे वो पैसे देना बेवजह लगते थे, क्योंकि वो पैसे उसकी मेहनत की कमाई थी और उसने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। और दोनों के बीच झपट हो गई, हाथापाई शुरू हुई और उसी हाथापाई में यूनियन लीडर का हाथ कट गया। उसी मामले में यूनियन लीडर ने चंद्रकांत को अरेस्ट करवा दिया और उसकी बीवी को भी अरेस्ट करवा दिया, जिसका उस मामले में से कोई लेना देना नहीं था। जेल में भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, कभी कम खाना दिया जाता था, कभी जेल वाले नेकड कर देते थे, तो उसे ये सब व्यवहार बहुत बुरा लगता था और यहीं से वो ट्रिगर हुआ। जो वो यूनियन लीडर था उसका नाम पंडित था और बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला, चंद्रकांत ने बताया कि जो 1998 में तिहाड़ जेल के बाद बाहर उसने लाश छोड़ी थी, वो लाश उसी पंडित की थी। उसने जेल से आने के बाद ट्रिगर होकर पंडित को मार डाला था। उसके बाद 2003 में उसने उमेश और शेखर नामक दो व्यक्तियों को मारा। 2006 और 2007 में भी उसने अपने सेम पैटर्न को कंटिन्यू किया, पर कोई सबूत नहीं उसके पास उसने छोड़ा। उसके बाद पुलिस को एविडेंस तब मिले जब उसने फ़ोन कॉल पर पुलिस को बताया कि उसने जो लाश का सर है वो यमुना नदी में फेंका है। उसका ये मानना था कि वो दूसरों को उनके बुरे किए की सज़ा देता है, सज़ा देने के लिए वो उन्हें मार देता है और उसके बाद वो खुद के पाप धोने के लिए उनके सर यमुना नदी में फेंक देता है। चंद्रकांत इन सब चीज़ों से इतना इन्फ्लुएंस हो गया था, इतना उस पर इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे था कि वो छोटी छोटी बातों पर ही ट्रिगर हो जाता था। यूं कि अगर उससे कोई झूठ भी बोले वो उससे भी ट्रिगर होगा और उसे मार डालेगा। उसका कॉमन पैटर्न ये था कि पहले जिसे उसने मारना है उसे वो अपना दोस्त बनाता था, मदद के लिए अपना हाथ आगे करता था, उसे छोटा मोटा काम देता था, अपने घर में रहने की जगह देता था और उसके बाद उसे मार डालता था। ऐसा ही उसका एक शिकार और बना था जिसका नाम था बिड़ू यादव। उसे भी पहले उसने अपना दोस्त बनाया और उसके बाद जब वो उसे बंदी बनाकर मारने के लिए अपने उस घर पर लेके गया, किराए वाले घर पर, तो बिड़ू ने देखा कि वहाँ दो और लोग हैं जिसे उसने बुरी तरह बांध रखा है। और बिड़ू ने तब होशियारी दिखाई और खुद भी और उन दोनों लोगों को भी वहाँ से छुड़ाया और वो लोग वहाँ से भाग गए। उनमें से एक आदमी था अनिल मंडल और अनिल मंडल ने वहाँ से चंद्रकांत का कैमरा उठा लिया था उसके कमरे से और कैमरा उठाकर भागा था। इसी कैमरे में चंद्रकांत जिसका भी कत्ल करता था उसके फ़ोटोज़ खींचता था। और हाल ही में आयशा सूद नामक डायरेक्टर ने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज़ की जिसका नाम है द इंडियन प्रेडेटर और उसी मूवीज़ में ये फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं। वो जो मूवी है इंडियन प्रेडेटर उसमें उसके कैमरा के असल फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं। ये कोई साधारण फ़ोटोज़ नहीं है, ये फ़ोटोज़ एक साइकोपैथिक माइंड की इमेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये फ़ोटोज़ देखकर इंसान दहल जाता है। चंद्रकांत ने ये भी बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे बहुत इग्नोर करती थी और उसकी आवाज़ को हमेशा दबा कर रखा जाता था। और यही यही सारी चीज़ें मिलकर उन्होंने चंद्रकांत के दिमाग पर इतना इम्पैक्ट किया कि उसे एक सीरियल किलर बना दिया। जेल में भी वो जब था उसको कोई डर नहीं था, अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। अभी चंद्रकांत जेल में ही है और चंद्रकांत को बुचर ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रकांत के गांव वाले और यहाँ उसके जो दोस्त जो उसे जानते थे वो आज भी चंद्रकांत से इतने डरते हैं कि अगर चंद्रकांत कभी गलती से भी जेल से भाग आए तो उनमें से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये थी पूरी कहानी चंद्रकांत झा की। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।